बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन फॉर FAR 1। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो कोर्स आप शुरू करने लगे हैं ये क्या है, कैसे आपने पढ़ना है, कोर्स स्केड्यूल आपको बताऊंगा, कोर्स को पास करने की ट्रिक्स बताऊंगा आपको, और पूरा जो अगला आपका जो 6 महीने की जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसमें आपने क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियो हो लेकिन आपने इसको पूरे गौर से सुनना है, पूरी डिटेल के साथ इसको नोटिंग करनी है और फिर इसके बाद इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। From the start of my professional career, I have been attached with the teaching and the management of different institutes and colleges जो कि CA को ही ट्रेन कर रहे हैं, CA की ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन 8-9 साल 10 साल का तकरीबन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो है ना वो चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, सारी एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा, सारी पढ़ के नहीं सुनाऊँगा। सिर्फ ये है कि जो मेरी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो है QM PRC 4 यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके बाद FAR 1 MFA और MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स। ये सारी चीज़ें जो है ये इंशाल्लाह आपको नियर पीयर के ऊपर भी नज़र आ रही होंगी, और इसके अलावा भी आपको इसमें डिफरेंट टाइप का फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री रिवीजन क्लासेस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती होंगी। हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं FAR 1, ये सब्जेक्ट क्या है, ये किधर प्लेस होता है। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जब मैंने आपको PRC के बाद CAF के हवाले से बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो अभी बता देता हूँ कि 2 मेन एरियाज़ हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पेपर आप इससे पहले पढ़ आए हैं विच इज़ PRC 4। नाउ अब आप इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रजीम के सेकंड पेपर की तरफ जा रहे हैं विच इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। और अगर आप इस पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रजीम को देखें समझें तो आपको नजर आएगा कि CAF 5 है विच इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, देन CFAP 1 जो कि एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और देन MSA। तो टोटल 5 लेवल्स पे 5 दफ़ा आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। इससे पहले जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है PRC 4 MCQ बेस्ड पेपर होता था, इसमें एक लंबा सवाल होता था 20 नंबर का जो कि बच्चों के धुएं निकाल देता था। अब आप अगर सोचें, अगर CAF 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 9 वैसे ही सवाल होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि यहाँ से ऑनवर्ड अब आपके जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ये पेपर बेस्ड एग्जाम्स हैं, यानी कि आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, आपने उनको सॉल्व करना है जस्ट लाइक जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो आप लोग किया करते थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजीम में अब आप थोड़ी सीरियस स्टडीज़ की तरफ जाने लगे हैं। PRC 4 में आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, अब आप CAF 1 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के अंदर जब आप आएंगे तो इसमें आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसी तरह से आप देखें कि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे मुश्किल होती चली जाएंगी। FAR 1 के सिलेबस ग्रिड की बात करते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि 13 चैप्टर्स हैं, 3 सिलेबस ग्रिड्स हैं। क्या क्या चीज़ें हैं अभी आपको बताने का शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इस स्लाइड पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वो सारा का सारा कोर्स में कवर्ड है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 3 एरियाज़ में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है और हर एरिया के आई के अपने मार्क्स लिखे हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेबस वेटेज है 35 से 45, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद है जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिलेबस वेटेज थोड़ी कम है 20 से 30%, लेकिन अगर आप इस एरिया को देखें तो इसके चैप्टर्स भी सिर्फ 3 हैं। और अगर आप तीसरे एरिया की बात करें अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो इसके 30 से 40 मार्क्स हैं और इसमें फिर चैप्टर्स 5 हैं, ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो इस स्लाइड से जो मैंने बात बतानी है वो ये है कि बड़ा ही स्पेसिफिकली डिज़ाइंड आपका सिलेबस कंटेंट है, ना ज़्यादा है ना कम है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके 20 चैप्टर्स हैं और इसमें जो है ना वो कुछ चैप्टर्स आप छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि FAR 1 में आपने 1 इंच भी अपने सिलेबस का नहीं छोड़ना है, आपने इसको पूरा करना है। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं सारे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे ये क्या होते हैं। तो इस स्लाइड में जो मकसद था बताने का वो ये था कि 3 एरियाज़ हैं और तीनों एरियाज़ की सिलेबस वेटेज है। ICAP इस सिलेबस वेटेज को बहुत जिसे कहते हैं कि अकीदे की तरह फॉलो करता है, इसलिए आप समझ लीजिएगा कि जब भी आपने को पेपर के अंदर कोई चीज़ छोड़ दी है तो फिर आपका ये पेपर पास नहीं हो सकेगा। तो आज पहले दिन मैं आपको सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, इस सब्जेक्ट के अंदर हर चीज़ आपने करनी है। ये कुछ पास पेपर एनालिसिस अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपको
ये सॉफ्ट कॉपी में भी स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि पिछली 7 अटेम्प्ट्स में, इस तरह मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये चैप्टर्स आ रहे हैं और ये इसमें आ रही है अटेम्प्ट्स के अंदर जितने जितने मार्क्स हर चैप्टर से पूछे गए, तो आप देखें कि सारे ही बॉक्सेस ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि हर अटेम्प्ट में हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। तो जो चैप्टर, जो सवाल आप छोड़ देंगे, कभी किसी सवाल में किसी चैप्टर से कोई सवाल कम मार्क्स का आ जाता है, कोई ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, लेकिन एग्जामिनर कभी कुछ मिस नहीं करता, तो आपने भी कुछ मिस नहीं करना, वरना आपका ये पेपर मिस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगेन यही चीज़ बतानी है कि ICAP ने देखेंगे इन एरियाज़ को कैसे फॉलो किया। अगर आप ग्रेड A की बात करें तो ग्रेड A की जो टोटल वेटेज एवरेज ICAP ने बताई है वो बताई है 40, और जो पिछली 7 अटेम्प्ट से जब से ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है स्कीम के अंदर, स्कीम 2021 में आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुई है 39.43 एवरेज बनती है, यानी कि एग्जैक्टली इस एवरेज को फॉलो किया जाता है। ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो 25% तकरीबन इसकी एवरेज वेटेज बनती है, और ICAP ने इसमें से 25.43 मार्क्स के सवाल पूछे हैं ऑन एवरेज। हर अटेम्प्ट में सवाल आते हैं, आप हर अटेम्प्ट में देखें किसी में 26, 24, 27, 26, 27, 26 और 22, यानी कि एग्जैक्टली जो ICAP का पैटर्न है उसी को फॉलो करता है। और ये चीज़ ध्यान में रखी गई, सिर्फ FAR 1 में नहीं है, ये हर पेपर में है, ये कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक, बल्कि आगे CFAP में भी हर पेपर में ICAP हमेशा अपने सिलेबस वेटेज को फॉलो करता है। ग्रेड C की अगर हम बात करें 30 से 40 कहा था, उसकी एवरेज बनती है 35, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो 35.14, यानी कि एग्जैक्टली उसने इसको फॉलो किया है। एग्जामिनर ने तो वही किया जो उसने पूछा था, बताया था, उसने कहा था कि भाई मैं इस तरह से पूछूंगा, उसने तो उसी तरह से पूछा। हमने क्या किया, हाउ स्टूडेंट परफॉर्म्ड, स्टूडेंट ने माशाल्लाह से इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ गंदे तरीन रिजल्ट का मुजाहरा किया है। अगर आप पिछली 6 अटैम्प्ट्स का रिजल्ट जो है वो देखें अभी, क्योंकि जो 7वीं अटैम्प्ट है, जिसको जो मैंने आपको पहले 7 अटैम्प्ट्स दिखाई हैं, तो जो भी 7वीं अटैम्प्ट है वो भी तो कुछ दिन पहले हुई है, उसके भी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जो पिछली 6 अटैम्प्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, आप देखें कि एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स FAR 1 का लोएस्ट रिजल्ट आता रहा है। सिर्फ ये वाली अटैम्प्ट है ऑटम 23 की जिसमें कि किसी और सब्जेक्ट ने लोएस्ट रिजल्ट की पोजीशन हासिल कर ली, और उस केस में ये सेकंड लोएस्ट था। अगर हम लोग परसेंटेज पास की बात करें तो तकरीबन 23, 25, 22, 27% इस तरह से हर 100 में से तकरीबन 25 से 30 बच्चे पास होते हैं और 70 बच्चे फेल हो जाते हैं हर 100 में से। ये ऑन एवरेज ICAP का रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है ये इसमें कंसिस्टेंसी है, इसकी कुछ रीजंस हैं, बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इससे अगली स्लाइड में। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि भैया ये पेपर जो है इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, चैप्टर कोई नहीं मिस किया इन्होंने। स्प्रिंग 25 में कोई चैप्टर मिस नहीं किया, ऑटम 24 में कोई चैप्टर में से मिस नहीं किया, हर चैप्टर में से सवाल आते रहे। स्प्रिंग 24 में IAS 8 में से शायद इन्होंने सवाल नहीं पूछा था। ये शायद पिछली 6 अटैम्प्ट्स में एक वाहिद अटैम्प्ट है जिसमें एक वाहिद चैप्टर जो था उसमें से सवाल नहीं आया था, बाकी हर चैप्टर में से सवाल आता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ फेलियर बच्चे की यही होती है कि वो सिलेबस ठीक से तैयार नहीं करता, कोई ना कोई चीज़ छोड़ देता है। तो पहले आपने ये बात जो है इसको याद कर लेना है कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 सेक्शंस होते हैं आपके पेपर के। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप के होते हैं, 10 नंबर के, 8 नंबर के, 6 नंबर के, इस तरह से सवाल आ रहे होते हैं। और एक सवाल उसमें जो 6th क्वेश्चन होता है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें 8, 9, 10 MCQs होते हैं। इसी तरह से सेक्शन B है, उसके अंदर 3 सवाल होते हैं और तीनों क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स 50 होते हैं। इसका मतलब है कि 15 नंबर का, को 17 नंबर का, को 20 नंबर का बड़े सवाल होंगे, जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपने PRC 4 में देखा है। तो ये टोटल आपके 9 क्वेश्चन होते हैं। और अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले 17 नंबर के, 20 नंबर के, इनमें अक्सर 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन क्वेश्चन के अंदर 14-15 जो है ना वो पार्ट्स होते हैं सवाल के सॉल्व करने के, और उसमें वो सारे ही चैप्टर्स जो है वो टेस्ट कर देता है। अब हम लोग फिर दोबारा वहीं पे वापस आते हैं कि बात ये करें कि ये पेपर में बच्चे फेल क्यों होते हैं। इसकी कुछ वजूहात है। वाई स्टूडेंट्स फेल इन FAR 1। सबसे पहली बात, सेलेक्टिव स्टडी। आप जब भी सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, आपने जैसे ही कोई चैप्टर छोड़ दिया
तो आपका पेपर में पास होना महाल है। ये तकरीबन पिछले 4-5 मिनट से हम यही बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं। देखिए आईकैप ने एक दफ़ा कुछ स्टैट्स शेयर किए थे, उन्होंने कहा था कि वो 100 बच्चे जो पास हुए हैं, हमने उनके पेपर्स देखे, उनमें से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे, 2 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर सच दैट के उन्होंने कोई एक सवाल छोड़ दिया था फिर भी वो पास थे। ये नहीं कि ये जो 20-30% रिजल्ट आता है, 20-22%, इन बच्चों को अगर हम देखें तो इनके भी सिर्फ 2% लोग ऐसे थे, यानी कि शायद ही कोई 100 में से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई पेपर सवाल छोड़ के फिर भी पास कर लिया। तो जैसे ही आप सवाल छोड़ा है पेपर में, आप समझे आपकी गेम ओवर है, आप अगली दफ़ा दोबारा से एडमिशन ले लें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं आज आपको इसलिए बात बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द स्टार्ट। आज आप इस चीज़ को कवर करेंगे। आज मैं ये इतनी दफ़ा बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम के दिनों तक ये चीज़ आपके जहन में आ जाएगी कि भाई सवाल नहीं छोड़ना। दूसरा, इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। बच्चे पास पेपर के क्वेश्चंस की बहुत थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, इनके पास प्रैक्टिस मटेरियल होने के बावजूद पास पेपर का बड़ा सारा जो है ना वो ज़ख़ीरा मौजूद है, बच्चे इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए MCQ बेस्ड प्रैक्टिस अभी तक आप लोगों ने की है, तो MCQ बेस्ड जो पेपर होता है वो उसके डायनामिक्स और होते हैं। 2-2 नंबर के सवाल, वो भी ऐसे सवाल जो आपने तकरीबन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, वो आसान काम होता था। ये अब आपके लिए एकदम गेम चेंज होने लगी है, ये एकदम वही हो जाएगा, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मामलात बदल गए, ये वो होने लगा अब आपके साथ। तो आप लोगों ने तैयार रहना है, ठीक है जी। तो इनसफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे PRC4 में भी कहते हैं सर कोई टोटका बता दें कि आप PRC4 का बड़ा सवाल छोड़ दें तो पास हो जाएगा। मैं ऐसे कहता है यार यही तो सवाल है जो करने वाला है, यही तो सवाल है जो आपको आगे काम देगा। देखिए सिर्फ 10 नंबर के या 12 नंबर के MCQs आते हैं इस पेपर में FAR1 में, तो आप पीछे बहुत सारे MCQs करके आए हैं, तो आप वो सिर्फ 10-12 नंबर ही हासिल कर सकेंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चंस पास नहीं कर सकेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस नॉर्मली बच्चों की प्रेफरेंस नहीं होती PRC4 के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। देन नॉट एबल टू प्रेजेंट द क्वेश्चन प्रॉपरली, अगेन क्योंकि हम छोटे छोटे MCQ बेस ज़बानी सवाल सॉल्व करने की आदत होती है हमें, अब ये आदत भी बदलनी होगी। सवाल सॉल्व करने, प्रॉपर प्रेजेंटेशन उनकी करना आना चाहिए, क्वेश्चन को कंट्रोल करना, मैनेज करना, पहले सफ़े पे वर्किंग करेंगे या दूसरे सफ़े पे वर्किंग करेंगे, क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ में डेवलप करनी पड़ेंगी। बहुत ईजीली हो सकता है अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करें जो आपका टीचर आपको बताएगा, जो मैं आपको जो स्टडी पैटर्न बताऊंगा, इसको फॉलो करके 6 महीनों में ये सारे काम बहुत ईजिली हो सकते हैं। लेकिन हमें पता तो हो कि हमने करना क्या है, तो भाई अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट प्रॉपरली करना है। देन इनएबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग क्वेश्चंस, लंबे सवाल किस तरीके से पेज के ऊपर प्रेजेंट किए जाएंगे ये बच्चों को नहीं आता होता। बच्चे नॉर्मली छोटी छोटी एडजस्टमेंट या छोटी छोटी कैलकुलेशंस में कन्विंस्ड होते हैं कि वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उनको लंबी एडजस्टमेंट्स आती हैं, बड़े सवाल आते हैं, उनसे नहीं होते। इसकी एग्जांपल ऐसी है, छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते होते थे कि कोई बूढ़ा किसान था, तो उसके बच्चे आपस में लड़ते रहते थे और वो बड़ा परेशान था कि यार इन बच्चों को मैं इत्तेफाक में बरकत कैसे सिखाऊं। तो जब वो मरने के करीब आ जाता है तो फिर उसको याद आता है कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि उसने सारे बच्चों को बुलाया, सबको कहा कि जाओ जाके छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर आओ, दरख्त की टहनियाँ काट के लेकर आओ, और फिर उसने उनको एक बांध दिया और उनको कहा कि यार चलो अब ये जो मैंने आपको बांध दिया गट्ठा से इसको तोड़ के दिखाओ। तो वो बच्चे नहीं तोड़ सके। फिर उसने कहा कि भाई इसको अलग अलग करो और हर टहनी को अलग अलग तोड़ के दिखाओ, तो वो बच्चों ने कर लिया। तो फिर उसने कहा देखो जब तक तुम इकट्ठे रहोगे तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा, ठीक है। तो खैर ये तो एक स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स टाई अप होके इकट्ठी होके आपको आ रही होती है, जो आपके लिए क्रैक करना मुश्किल होता है। और हमने ओवर द टाइम ये चीज़ सीखनी है कि भाई उन चीज़ों को कैसे क्रैक किया जाएगा। हर एडजस्टमेंट को अलग अलग करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हर एक की वर्किंग बनाएंगे, उनके आंसर्स आपस में टाई अप करते करते हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका होगा भैया FAR1 में लॉन्ग क्वेश्चंस को हैंडल करने का। ये बच्चों को नहीं आता होता और इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से वो नहीं कर पाते इसको ठीक से मैनेज। इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, जो बच्चे फेल होते हैं ऑलमोस्ट 100% ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम पेपर में अपना पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि उनसे पेपर पूरा सॉल्व नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता। अरे डोंट नो, वो टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करते, एक ही सवाल के ऊपर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उसकी वर्किंग गलत हो गई, नहीं दोबारा सही कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर वो फिर दोबारा गलत होगी, फिर भाई चलो भाई दोबारा कांटे मार के दोबारा करने शुरू कर दिए।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब आपको अपने आप को ग्रेजुअली 360 डिग्री पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंटेंट भी पढ़ना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर करना है, अपनी बहुत सारी और चीज़ों को आपको बेहतर करना पड़ेगा। टाइम प्लानिंग नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे PRC 4 में भी डंडी मारते हैं, ठीक है जी। यानी कि PRC 4 में भी असाइनमेंट्स मांगना शुरू कर देते हैं कि यार चलो असाइनमेंट से कर लेंगे। PRC 4 के टॉपिक्स भी ठीक से नहीं पढ़े होते उन्होंने, और ख़ास तौर पे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को उन्होंने दुआ की होती है कि अल्लाह इसके बगैर ही पास हो जाए। तो ये जो आदत है ये आपको उसने वहाँ पे शायद आपको फ़ायदा दे दिया कि आप पास हो गए कम पढ़ के, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली आपको तंग करेगी। तो ये मसला है कि सब पढ़े जाएंगे, अगर कोई मसला आपने पीछे छोड़ आए हैं तो वो यहाँ पे आके आपको पकड़ लेगा। तो देयर इज़ नो क्योर, आपने मेहनत करनी ही करनी है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है जी। तो इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस होती है बच्चों की PRC 4 की, उसको भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है। कैफ 1 के रिजल्ट का बुरा आने की एक और रीज़न भी है, वो ये है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन कैफ 1 जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, उनको PRC 4 की एग्जाम्शन मिल जाती है, ठीक है। अभी ICAP ने जो पुरानी स्कीम, जो 2021 की स्कीम जब आई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अकाउंटिंग पढ़े बगैर PRC 4 की एग्जाम्शन मिल गई थी। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी और वो FAR 1 पढ़ना शुरू करने लगे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत होगी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी जो कि अगर आप उनमें से एक हैं तो आपने सबसे पहले एक गोली लेनी है, वो गोली है प्री FAR 1 का कोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है, अगेन कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज से पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, जिन्होंने PRC 4 नहीं पढ़ी, उनकी एग्जाम्शन हो गई थी और उन्होंने कहीं और भी किसी और क्वालिफिकेशन में भी अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं पढ़ी। तो अकाउंटिंग की बेसिक्स के लिए ये कोर्स है जिसे हम प्री FAR 1 का कोर्स कहते हैं। ये नियर पेयर पे मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस तरह की टाइल होगी। और अगेन ये मैंने बता दिया है कि ये दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट हु हैव नेवर स्टडीड अकाउंटिंग बिफोर FAR 1। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इसमें शामिल थे, इस वजह से भी थोड़ा सा रिजल्ट बुरा आता है FAR 1 का, अदरवाइज ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था। यानी कि मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे बच्चों को निकाल दें जिन्होंने FAR 1 पढ़ने से पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, और वो तो लाजमी तौर पे फेल हो जाएंगे, उनको अगर हम साइड पे करते तो मेरा ख्याल है कि FAR 1 का रिजल्ट कोई 5-7%, 10% बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि प्री FAR 1 का कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने FAR 1 से पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी और वो FAR 1 पढ़ना चाहते हैं। तो उससे पहले उनको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आना ज़रूरी है। ये तकरीबन 20 से 22 दिन का कोर्स है और इसमें मैंने डे वाइज लेसन्स अपलोड किए हुए हैं। मैंने अपने PRC 4 से ही लेसन्स उठा के इसमें ऐड किए हैं, कुछ सिलेक्टेड लेसन्स, इसके नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। जब आप ये कर लेंगे तो यू विल बी वेल इक्विप्ड टू स्टार्ट योर FAR 1 कोर्स। अच्छा जी, ये तो उन बच्चों के लिए हो गया। फिर आप लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ है जो कि आप करें और आपका FAR 1 का पेपर पास हो जाए? तो उसके लिए FAR 1 का नियर पेयर का वो कोर्स जिसकी हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। FAR 1 का मेरा ये कोर्स अभी तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और ये स्टैट्स आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तकरीबन इसमें 330 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर्स इसी तरह से स्टूडियो में बनाए गए हैं, या मैं उसमें बैठा होऊंगा या साइड पे नज़र आ रहा होगा, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मुझे पूरी स्क्रीन चाहिए होती है तो मैं फिर अपनी स्क्रीन शक्ल वहाँ से गायब कर लेता हूँ ताकि आप कंटेंट के ऊपर फोकस करें। तो तकरीबन 330 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। जो भी हमारी अपकमिंग अटैम्प्ट आ रही है आटम 2025 की, इसके लिए प्रॉपरली अपडेटेड है। इसमें कंटेंट जो है वो अपडेट हो चुका है, कुछ साथ साथ में अपडेट होता रहेगा। इसमें टेस्ट है, यानी कि वो जो हम लोग प्रॉब्लम जिक्र कर रहे थे कि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता, बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उनका सोल्यूशन है टेस्ट सेशन। कि आप टेस्ट देंगे तो तकरीबन इसमें 12 टेस्ट हैं जिसमें से एक मिड और एक फाइनल मॉक भी है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर एक डेट के साथ शेयर कर दिया जाएगा। हमारी टेस्ट सेशन की एक पूरी टीम है, एक सेपरेट बंदा होगा जो टेस्ट बनाएगा, वही टेस्ट को जो है ना वो कंडक्ट करता है। टेस्ट मेरे पास रिव्यू होने के लिए आते हैं। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है जो कि हम लोग CA नोट्स टेस्ट सेशन के नाम से चलाते हैं और CA नोट्स टेस्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है वो नियर पीयर के ऊपर बच्चों को भी टेस्ट सेशन की सर्विसेज देते हैं। तो आपका सारा सिलेबस बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर होगा। 12 आपके टेस्ट होंगे और ये इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं ना कि अगर आप ये सारे टेस्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे राइटिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं।
इस कोर्स के अंदर 60+ पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए हैं, यानी कि पास पेपर के लंबे बड़े सवाल जो कि नॉर्मली एंड पे कराए जाते हैं, ये मैंने इसमें करवाए हुए हैं। मोस्टली आप ये समझ लीजिए कि ये हर सवाल एक एक 1.5 घंटे का इस तरह से होता है। तो ये जो सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं ये भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो कोशिश ये की गई है कि वट एवर द नीड इज़, जो भी आप लोग जो है ना वो जो चीज़ें आपको चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाए। तो अगर मैं बात करूँ कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर जो कि अपडेटेड होंगे आपकी अपकमिंग अटैम्प्ट के लिए। इसमें 12 टेस्ट होंगे जिसमें एक मिड टर्म और एक फाइनल मॉक शामिल होगा। इसमें एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। इसमें लाइव सेशन होगा, वीकली लाइव सेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्केड्यूल क्या होगा। हम हर वीक में मिला करेंगे लाइव सेशन जूम के ऊपर होते हैं जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा आपको मैंने जो कोई भी और हेल्प चाहिए FAR1 के हवाले से वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। तो जनाब ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आ गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो ये आपका स्केड्यूल होगा FAR1 का। अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 हफ्ते हैं आपके पास, 20 वीक्स, जिसके बाद आपका ICAP का पेपर होगा। सबसे पहले तो देखें कि हमारा ICAP का पेपर कब है। ICAP के एग्जाम्स 1 सितंबर से 9 सितंबर तक होंगे। FAR1 का सबसे आखिरी पेपर होता है जो 9 सितंबर को होगा। 9 सितंबर को ये जो पेपर है इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ टाइम है। अभी जो बच्चे प्री में स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास तो इतना सारा टाइम है कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट जुलाई तक, 31 जुलाई तक अपना सिलेबस जो है वो कवर करें और उसी के हिसाब से आपको स्केड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वीक्स लिखे हुए हैं। वीक स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से, एंड हो रहा है 23 मार्च को। 17 से 23 मार्च वाले वीक में आपने बहुत ही छोटा सा काम करना है। मॉड्यूल 1 IAS 16, उसके अंदर सब मॉड्यूल नंबर 1, मेरा ख्याल है 5 या 6 वीडियोस आपने वो देखनी है। तो जो बच्चे अभी थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल मैंने शुरू में रखा है कि जो बच्चे अप्रैल तक भी आ जाएंगे वो बहुत ईजिली इसी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद ईद उल फितर की छुट्टियां हैं। ईद उल फितर की छुट्टियां जो है वो कागज़ के ऊपर दिखाना 1 हफ्ते की जो है वो ज़रूरी है, लेकिन आप देखें कि 1 हफ्ता पहले तो ईद चलती नहीं है, 2-4 दिन, 1-2 दिन चलती है, बाकी उसके बाद जो है आपके पास टाइम होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये ऑनलाइन है, सेल्फ पेस्ड है, आप अपनी मर्जी के टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप ईद से दूसरे दिन रात को नहीं पढ़ सकते। तो आप अपना स्केड्यूल बनाएं। मेरे ख्याल से FAR1 दिन में 1.5 घंटा या 1 घंटा सेल्फ स्टडी इज इनफ। सेल्फ स्टडी से मुराद ये है कि एक आपका लेक्चर्स लेने का टाइम लगता है, वो जो लेक्चर लेने का टाइम है उसके अलावा अगर आप 1 से 1.5 घंटा अभी से रोजाना पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको एग्जाम के एंड तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत इजीली उसको कवर कर सकते हैं। रोज का काम रोज करेंगे। छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग छोटे बच्चों को जो बातें बताते हैं हमें लगता है कि यार ये छोटी बातें हैं। छोटे बच्चों को जो बातें बताई जाती हैं वो हमेशा छोटी नहीं होती। छोटे बच्चों को कभी कभार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं जो जिंदगी में अक्सर उनके काम आ सकती, और वो बड़े होने के बाद उन बातों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। CA के अंदर अगर आप रोजाना की बेसिस के ऊपर 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी पे पढ़ते रहें तो कोई भी पेपर पास किया जा सकता है, चाहे वो कैफ का है, चाहे वो PRC का है, चाहे वो CFAP का है, चाहे वो MSA का है, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार अच्छा एक दिन 1 घंटा पढ़ना था, दूसरे दिन भी 1 घंटा पढ़ना था, तो चलो मैं दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ लूँगा तो बराबर हो जाएगा। नहीं, जो 1 घंटा आपने एक दिन पढ़ना था अगर आप उसको दूसरे दिन पढ़ रहे हैं तो वो 1 घंटा नहीं बल्कि वो 1.5 घंटा हो जाएगा। उसमें 50% इंक्रीमेंट करते जाए रोज़ाना। अगर आपने एक घंटा 7 दिन पढ़ना था और आप 7वें दिन सोच रहे हैं कि 7 घंटे पढ़ के मैं काम चला लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो 7वें दिन आपको 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उतना उसके बराबर एफर्ट्स हासिल करने के लिए, उसके बराबर आउटपुट हासिल करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें नहीं पता और जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। तो मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ने के हवाले से एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्केड्यूल बनाया है। तो ये बहुत ही ईजी स्केड्यूल है। मैंने आपको ये स्केड्यूल इस तरह से बना के दिया है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो ये बहुत इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखें कि आपका सिलेबस कब खत्म हो रहा है, 27 जुलाई वाले वीक में खत्म हो रहा है। तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी काम और आसान होता जाएगा अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने पीछा वाला ना पढ़ा तो फिर आपका जो है वो ये वाला इस वीक में आप नहीं पढ़ सकेंगे।
जुलाई के महीने के बाद अगस्त का महीने में आपने रिवीजन्स करनी है और मैं आपको 40 पास पेपर के क्वेश्चंस दूंगा जो आपने करने हैं। उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में कवर हो चुके होंगे। जो वीडियो लेक्चर में कवर नहीं हुआ होगा वो हम दोबारा से मैं आपको या तो उसका सोल्यूशन दे दूंगा या उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये स्केड्यूल आपने फॉलो करना है और ये स्केड्यूल बहुत ईजी स्केड्यूल है। ठीक है, 1 घंटा रोजाना, आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं जी। वीकली लाइव सेशंस होंगे जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। हर वीक में आपके साथ मैं इंशाल्लाह लाइव सेशन में आऊँगा और आप लोगों को लाइव सेशन का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, आप मेरे साथ बातचीत करें, मेरे साथ सोशलाइज करें। जो भी आपने सवाल पूछना है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और अगर आप लाइव पूछना चाहते हैं तो लाइव भी पूछ सकते हैं। ये जो लाइव सेशंस होते हैं, मैं ये ख्वाहिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड किया करें। क्या कि अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो हो सकता है वहाँ से कोई ऐसी बात निकले जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। बच्चा को पॉलिसी से मुतल्लिक को बात पूछ लेता है तो फिर आप कहते हैं हो ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो आपको पता चल गया। कोई इस तरह की बहुत सारी बातें मिलती रहती हैं क्योंकि आप टीचर के से उस तरह से डेली कनेक्ट नहीं होते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके साथ आपका एक लाइजन जो है वो बना रहे और आपस में कम्युनिकेशन होती रहे। तो वीकली लाइव सेशंस हैं। सिर्फ रमज़ान के अंदर टाइम फ़र्क है। जो पहला हमारा लाइव सेशन होगा वो 10 से 11 बजे तक रात को होगा। तरावियाँ वगैरह पढ़ के आप लोग आएँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद रात को जो है वो बैठेंगे हम लोग। बाकी उसके अलावा हर जो हमारा जो लाइव सेशन है वो 7 बजे से 8 बजे तक हुआ करेगा हर ट्यूसडे को। और इसमें कुछ वीक्स मैंने खाली छोड़े हैं। ये मैं लाइंस जो खाली छोड़ी हैं ये मैं डिलीट भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने खाली छोड़ी हैं कि इन टाइम पीरियड्स में हमारे लाइव सेशंस नहीं होंगे। इनमें व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल हूँगा लेकिन लाइव सेशंस हमारे नहीं होंगे और उसकी भी एक टेक्निकल रीज़न है जो कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको समझ आएगी। टेस्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि इस तरह से 12 टेस्ट होंगे, फाइनल मॉक होगा, मिड टर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो IS-16 होता है। आप देखें कि IS-16 आपका कम से कम 4 दफ़ा इन टेस्ट के अंदर चेक हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टेस्ट सेशन स्केड्यूल है। डेट्स के आगे TBA लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टू बी अनाउंस्ड। तो इंशाल्लाह इसकी डेट्स जब अनाउंस हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो पूरी आपकी टेस्टिंग करता है, बच्चों के टेस्ट खुद लेता है, चेक होते हैं, बच्चों को वापस मिलते हैं। ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्रोसीजर है। जब इसके टेस्ट स्टार्ट होंगे तो आपको उस वक्त वो बंदा भी इसी तरह से ओरिएंटेशन दे रहा होगा जो टेस्ट को मैनेज करता है। तो ये था जनाब, हम किस तरीके से कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, इस कोर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या वैल्यूज आपको इसमें मिलेंगी। अब जरा बात कर लेते हैं स्टडी प्लान की कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये स्टडी प्लान आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। नॉर्मली फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि बच्चों को लगता है कि सिर्फ स्टेप 1 इज़ द ओनली स्टेप। बच्चे क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं फिर सीधा ICAP के एग्जाम में चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखें, आपने एक मूवी या एक सॉन्ग या चले रमज़ान चल रहा है तो एक नात जो है वो एक USB से कंप्यूटर में कॉपी नहीं करनी कि आप देखेंगे आपके दिमाग में सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। इंसान का दिमाग और कंप्यूटर की मेमोरी डिस्क में फ़र्क होता है। इंसान का दिमाग जो होता है वो डिफरेंट तरीके से समझता है, सीखता है। तो हमें एक मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा ताकि हम लोग इस काबिल हों कि हम एग्ज़ाम को पास कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो लेक्चर्स आपने लेने हैं। जो वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको बताया 330 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, डेली बेसिस पे डिवाइड हुए हैं। एक दिन कितने लेक्चर्स लेने हैं वो कोर्स स्केड्यूल में मौजूद हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोर्स स्केड्यूल कहाँ से आता है, लेकिन आप पहले ये देख लें कि आपने एक दिन का टारगेट जो है वो वीडियो लेक्चर्स लेने हैं। वीडियो लेक्चर्स के दौरान क्रिकेट मैच देखने की तरह आपने आराम से बैठ नहीं जाना, आपने नोटिंग करनी है। ठीक है जी। तो नोट्स लेने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि वीडियो लेक्चर्स एक दिन के कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस और एग्जांपल्स जो वीडियो लेक्चर्स में कराई गई हैं वो दोबारा आपने खुद से करनी है। एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करने। आपने स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, रीडू ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जांपल्स डन बाय द टीचर इन द क्लास वर्क। फिर इसके बाद होगा जी सॉल्व द एडिशनल क्वेश्चंस इफ एंड ओनली इफ सजेस्टेड इन द कोर्स स्केड्यूल। अगर आपको बताया गया है कि यार अच्छा ये लेक्चर्स देखने के बाद ये कुछ एडिशनल खुद से आपने होमवर्क करना है, तो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने होमवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको बताए गए हैं, आपने कोई भी एक्स्ट्रा पास पेपर का सवाल, कोई भी क्वेश्चन अदर देन दोज जो कि मैंने कहे हैं नहीं करना स्टेप 1 में, शुरू में, बाद में करेंगे। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे जो आपका दिल करे, जहां से आपका दिल करे सवाल करें,
लेकिन शुरू में आप करेंगे तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई कैप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो ऐसा बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने 6 महीने पूरा सिलेबस पढ़ा है। तो अगर आप शुरू में ही आई कैप के सवाल करने शुरू कर देंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, आप फंस जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या, लेक्चर ले लिए। स्टेप नंबर 2 क्या, लेक्चर के अंदर जो वीडियोस थी, जो क्वेश्चंस थे वो दोबारा खुद कर लिए। स्टेप नंबर 3 क्या है, अगर कोई एडिशनल क्वेश्चंस मैंने बताए हैं तो वो आपने करने हैं। स्टेप नंबर 4 वीकेंड, वीक के एंड के ऊपर आपने पूरे हफ्ते में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। संडे को आपने एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर संडे को भी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, सीए है, सीए में संडे को भी पढ़ना पड़ता है, ईद वाले दिनों में भी पढ़ना पड़ता है, टेंशन नहीं है। ईद में आ रहे हैं एग्जाम्स आपके सीफैब के, अभी इस दफ़ा जो सीफैब के एग्जाम्स होने हैं वो ईद में आने हैं। तो ईद में सिर्फ ईद वाले दिन छुट्टी होगी, ईद से एक दिन पहले भी पेपर है, ईद के एक दिन बाद में भी पेपर है। ईद वाले दिन पता नहीं शायद उन्होंने अपनी छुट्टी के लिए कर लिया होगा कि यार अच्छा ठीक है यार बच्चों से भी नहीं लेते पेपर। तो ये प्रॉब्लम है कि आपने दिन कोई भी ज़ाया नहीं करना। अगर आप रिवीजन करेंगे उस दिन 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन होगी, बाकी सारा दिन 24 घंटे आपके पास हैं, एंजॉय करें, खाएं पिएं, मौज करें, सोएं, जो मर्जी करें। टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको वो जो हमने फेलियर की बहुत सारी रीजंस डिस्कस की हैं उनमें से 4 रीजंस आके आपको पड़ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आएगा, आपको सोल्यूशन और रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी, सवाल को प्रेजेंट करना नहीं आएगा। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपने टेस्ट सेशन से सॉल्व करने हैं। मैं अगेन दिखाता हूं आपको स्लाइड। देखिए भाई, सिलेक्टिव स्टडी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा सारे वीडियो लेक्चर्स देखने से, लेकिन इनसफिशिएंट प्रैक्टिस, नॉट एबल टू प्रेजेंट क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इनएबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग क्वेश्चंस, इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, इल टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम नंबर 2 से लेकर 6 तक ये आपकी कब ठीक होगी, जब आप टेस्ट सेशन देंगे। लेकिन टेस्ट सेशन तो आपने देने नहीं है, क्योंकि टेस्ट सेशन ना देने की सबसे बड़ी रीजन एक बंदे के जहन में क्या होती है, वो ये होती है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट। ये जो बात है ना, ये हमेशा ज़िंदगी में ऐसी ही रहती है। हमेशा इंसान को लगता है कि यार मुझे एक दिन और मिल जाता ना तो मैंने तो फटे चक देने थे, मैंने अन्नी पा देनी थी। आप लोगों ने पीआरसी के एग्जाम्स दिए हैं, आप लोग आखिरी दिन यही सोच रहे होंगे कि अल्लाह करे कल पेपर ख़त्म हो जाए, परसों चला जाए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हो जाए और अगले दिन मैच, अगले दिन जो है ना वो आपका वो पेपर हो, तो मैं एक दिन में ये कर दूंगा। ये एग्जैक्टली मेरी सोच थी, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली दफ़ा कैफ का पेपर देना था, ये दैट वाज द एग्जैक्टली सेम डे, उस दिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह एक दिन और मिल जाए, कल पेपर हो जाए, कल पेपर हो जाए, लेकिन उस दिन आई के अपने पेपर ले लिया था। ठीक है, तो हमेशा आखिरी दिन यही ख्वाहिश होती है कि एक दिन अगर और मिल जाता ना, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, एक दिन और मिल जाता तो अन्नी मचा देता, मैं ये कर देता, वो कर देता। ऐसा नहीं होता। जितनी भी आपकी तैयारी है आप टेस्ट सेशन दें, जिस दिन आपका टेस्ट है लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उससे आपको थोड़ी सी शर्म भी आएगी। अगर आपने तैयार ना किया हुआ फेल होंगे, क्योंकि लोग फेलियर के डर से टेस्ट सेशन में नहीं आते। मैंने टेस्ट दिया तो फेल हो जाऊंगा, भाई आप नहीं देंगे तो भी फेल हो जाएंगे। सिर्फ टेस्ट देने से ही आप पास हो सकते हैं। फुल बुक की रिवीजन सेशंस लास्ट मंथ में हम लोग करेंगे, ये आपका अगला स्टेप है, ये भी लाजमी तौर पे होना चाहिए। रिवीजन लेक्चर्स भी मौजूद हैं कोर्स के अंदर, और उसके अलावा भी मैं रिवीजन्स कराता हूँ, लाइव भी रिवीजन्स कराता हूँ, तो ये आपने कर लिया। फाइनल मॉक लाजमी तौर पे देना है। फाइनल मॉक मस्ट अटेम्प्ट है, जो आपका पेपर से तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ता पहले होता है, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि 3 घंटे बैठ के हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर लें। पीआरसी के जो पेपर्स होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं और उसमें लिखना थोड़ी होता है। एग्जाम हॉल में बच्चे क्या करते हैं, पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, 1 घंटे बाद ऐसे हाथ दबा रहे होते हैं, उनका हाथ थक गया होता है। ठीक है जी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने की। ठीक है, हाँ 3 घंटे क्रिकेट खिलाना हो तो खेल लेंगे, 3 घंटे कोई और काम करना हो तो कर लेंगे, लेकिन 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती अनफॉर्चुनेटली हमारी। तो फाइनल मॉक में आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स इस तरह से होती हैं, और जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे और अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल होगी तो इंशाल्लाह आप आई कैप का पेपर पास कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन इसमें कोई जंप नहीं लग सकते। ये जंप आप इधर से इधर सीधा नहीं आ सकते। ठीक है, आप इधर से नीचे आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं सर हमें इतनी दूर से आना है, इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर निकल जाते हैं, तो इधर से आप इधर नहीं निकल सकेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेक्चर्स लेके फिर रिविजन्स की, फिर फाइनल मॉक दिया, फिर इधर निकल गए। फाइनल मॉक भी नहीं देते, लेक्चर देखा सीधा इधर, लेक्चर देखा फुल बुक रिविजन्स ली सीधा इधर। और कुछ तो ऐसे साइंसदान रस्तू के बच्चे होते हैं ना कि पहले आते ही स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं और यहाँ से सीधा इधर।
ऐसे नहीं होना, इसमें कोई पंगे नहीं चलने, इसमें ऐसे ही होना है कि आपने थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जो है वो इसको लेकर चलना है। कोर्स के अंदर क्या स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करना है आपने, कंपेंडियम ऑफ FAR1 के नाम से मैंने एक बुक सी बनाई हुई है। इसके अंदर सारे मेरे नोट्स हैं जो कि लेक्चर्स के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स में कराए हुए हैं वो सारे उसी तरतीब से अवेलेबल है। तो ये सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे ख्याल से सॉफ्ट कॉपी ही इस्तेमाल करें, प्रिंटेड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्रिंटेड कॉपी अपने पास अपने घर डिलीवर भी करवा सकते हैं। ICAP की स्टडी टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी में हो तो चल जाएगा, ना भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। और ICAP के पास पेपर्स, इसमें काफ़ी सारे पास पेपर्स मौजूद हैं, पिछली 6-7 अटैम्प्ट्स के पास पेपर मौजूद हैं। उससे पीछे वाले अगर आपको चाहिए तो वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, वो भी आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये था हमारी टोटल ओरिएंटेशन। मैंने इसमें कोशिश किया है कि आपको प्रिपेयर किया जाए, आपको इक्विप किया जाए फॉर द जर्नी अहेड। वो चीज़ जो अब आप करने जा रहे हैं, जो काम, जो बात आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार कर दिया जाए। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाई जाए कि जो जिस एरा में आप जाने लगे हैं, जो जर्नी आप लेने लगे हैं, उस जर्नी के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। एक छोटी सी बात रह गई है, मैंने आपको कोर्स स्केजुअल बताना है। कोर्स स्केजुअल क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके लिए मैं पहले कोर्स ओपन करता हूँ और फिर उसके बाद आपको कोर्स स्केड्यूल दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आपका कोर्स का मेन पेज है, आपको मोबाइल के ऊपर भी इसी तरह से तकरीबन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट ए बटन जो कि है व्यू कोर्स स्केड्यूल। ये नॉर्मली वो जो कोर्स स्टाइल होती है उसके नीचे नज़र आ रहा होता है व्यू कोर्स स्केड्यूल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोर्स स्केड्यूल ओपन हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वो लिस्ट है जिस लिस्ट में हमने वो सारे वीडियो लेक्चर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे कोर्स के अंदर अपलोडेड है, जो आपको नज़र आ रही है। हर वीडियो लेक्चर का एक टाइटल है, हर वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस होने वाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है। नॉर्मली इन वीडियो लेक्चर्स की जो लेंथ है तकरीबन 15 से 20 मिनट 30 मिनट इस तरह से जारी होती है। पास पेपर के सवाल थोड़े लंबे भी होते हैं। बस कर दो यार, अच्छा ठीक है, एंड पे पहुँच गया। तो तकरीबन ये है कि ये 300 से भी मेरा ख्याल है ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 300 घंटे हैं। अगर हम इनको टोटल जमा करें तो ये बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली तकरीबन 90-95 आवर्स में आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है। अब आपने इसको किसी फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग्स के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल क्लास में 2 घंटे की अगर क्लास होती है तो उसमें टीचर आते हैं, बच्चे बैठते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट 15 मिनट बच्चों के सवाल जवाब के साथ लग जाते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम होता है। फिर अक्सर का टीचर क्लास वर्क बच्चों को देते हैं कि यार ये क्लास में एक एग्जाम्पल है, ये करो, और टीचर फिर बाहर कभी चाय पीने चले जाते हैं, कभी किसी से मिलने चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग का पार्ट होती हैं। फिजिकल क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़्यादा टाइम ज़ाया करती हैं। इसी वजह से ये होता है कि अगर एक बच्चे ने फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग्स ली हैं और तकरीबन 1 महीने बाद वो क्लास शुरू करेगा तो उसके पास पिछले 30 दिनों के 60 घंटे के लेक्चर्स होंगे जो अभी उसने देखने होंगे। तो फिजिकल क्लास का एक अपना मॉडल है, एक अपना हिसाब किताब है, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आपने इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना। एक अंदाजे के मुताबिक जो चीज़ एक टीचर फिजिकल क्लास में 1 घंटे में कराता है, हम लोग इस मॉड में जो डेडिकेटेड मॉड है, जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए बना है, उसमें हम 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये सारे वीडियोज़ के नाम है, आपने उस कोर्स स्केड्यूल को फॉलो करना है। अगर आप देखें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बता दूं आपको कि ये डेप्रिसिएशन के नाम से PRC 4 के अंदर भी था। PRC 4 के अंदर बड़ा थोड़ा सा था। ये एक पूरी रजीम है IAS 16 की, इसमें बड़ा कुछ है, वो सारा कुछ आप इधर पढ़ेंगे। और यही सबसे बड़ा चैप्टर भी है आपका आप FAR1 के अंदर। इसमें सब मॉड्यूल 1 आपने पढ़ना है, PP इनिशियल रिकग्निशन। आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा डे 2 लिखा हुआ है। डे 1 में तो आपने ओरिएंटेशन ले ली। डे 2 में आप लोग क्या करेंगे, एक वीडियो 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 वीडियोस हैं जिसके सामने डे 2 लिखा हुआ है। आपने सिर्फ ये वीडियोस देखनी है तो आपका आज का ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मज़ा आ रहा है और भी पढ़ना है तो आप और भी पढ़ सकते हैं। तकरीबन एक दिन का जो टारगेट है वो 35, 40, 50 इस तरह से इतने मिनट्स का है। यानी कि ये बिल्कुल आपका जो है ना वो टाइम ज़ाया नहीं करती, ये मॉड आपका टाइम बचाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस हैं जो बाइट साइज लर्निंग के ऊपर हैं, जो कि आपका टाइम बचाती है। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अगेन डे 3 में जब आप अगले दिन आप आएंगे तो आपने वीडियो 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 वीडियोस देखनी है। इस दिन का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने आगे देखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आप
अगर इसी स्केड्यूल को फॉलो करते रहेंगे तो आपके पास टाइम भी होगा, आपका दिमाग भी इन चीज़ों को प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर सकेगा और इसी तरीके से आप लोगों का ये जो सिलेबस है ये ईजिली कवर भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग या ये 16 अभी चल रहा है, 8 मॉड्यूल्स हैं इसके। IS-23 बोरिंग कोर्स की बात करते हैं तो ये आप देखेंगे 4 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फर्दर प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आप ये फर्दर प्रैक्टिस 2 दिनों में मजीद कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि फिर हर मॉड्यूल को फिर 7 दिनों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि एक हफ्ते में एक टॉपिक तैयार किया जा सके। मोस्टली आपके जो टॉपिक्स हैं एक हफ्ते में तैयार किए जा सकते हैं। आप मंडे को पढ़ना शुरू करें, फ्राइडे तक उसके तमाम लेक्चर्स देखें, सारी प्रैक्टिस करें, सैटरडे को आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और संडे को आप लोग उसकी रिवीजन कर लें। मंडे छोड़ के ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हम उसका लाइव सेशन भी कर लिया करेंगे। तो ये इस तरह से स्केड्यूल है जिसको आपने फॉलो करना है, और इसी स्केड्यूल को आप मतलब ये है कि इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन कम से कम इतना आपने ज़रूर पढ़ना है तो आपका सिलेबस आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कवर हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द ओरिएंटेशन। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया गया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे उस क्वेश्चन में मैसेज कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।